नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन का करते हैं शुभारंभ। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी आज के सेशन में यह निकल कर आ रही है कि सऊदी के अंदर जो अमेरिकी दूतावास है उस पर ड्रोन्स से हमले हुए हैं और उन ड्रोन्स के हमलों के चलते इंटरनेशनल सुर्खी इस बात की है कि अमेरिका क्या सऊदी में अपने इतने प्रीशियस जगह की भी सुरक्षा नहीं कर पाया। ईरानी ड्रोन्स कैसे कामयाब हुए, सऊदी की राजधानी रियाद में इस तरह से हमले हो रहे हैं। और हमलों में सऊदी में कल तक खबर थी कि सऊदी की सबसे ज्यादा प्रीशियस फर्म सऊदी अरामको, जो कि तेल निकालने के लिए गल्फ की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, वैल्यूएशन के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में शुमार है, उस कंपनी के ऊपर हमला हुआ, रिफाइनरी पर हमला हुआ और अब सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी दूतावास पर हमले की तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल सबसे बड़ा यह कि अमेरिका अपने पार्टनर, अपने मित्र एमबीएस को छोड़कर कैसे चला जा सकता है। अमेरिका सऊदी के अंदर इतने प्रीशियस ठिकानों पर हमला कैसे होने दे रहा है, यह बड़े सवालों के रूप में बनकर आता है। हेडलाइंस हैं कि यही नहीं, लगातार जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री, सुन्नी बहुतायत वाले देश हैं, उनमें एक एक करके अब हमले हो रहे हैं। हमलों के हेडलाइंस हैं, जब से खमनेई गए हैं तब से लगातार हमले मिडिल ईस्ट देशों में, चाहे यूएई हो, बहरेन हो, कतर हो, सऊदी हो, सब जगह हमले हो रहे हैं। बड़ा बात इस बात का कि अल्टीमेटली हाथ थामे थे कि इन्हें ले जाकर मरने के लिए छोड़ दिए। बड़ा सवाल यह कि अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट देशों के साथ खड़े होने की बातें किया था, कतर के लिए सबको साथ लेकर आया था। याद होगा जब पिछली बार हमास के एक लीडर को कतर के अंदर इजराइल ने टारगेट किया था, तब कतर पूरी मंडली को लेकर पहुंचा था अमेरिका और पूछा था कि सर, इजराइल से सॉरी बुलवाइए, इसने हमें क्यों मारा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने उनसे बैठ करके नेगोशिएट किया और कहा कि गाजा को लेकर के अगर तुम तैयार हो कि ये हमें दे दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमले नहीं करवाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने तब हमले इजराइल से ना करवाएंगे ये तो कह दिया था, लेकिन अब ईरान से जो इनके ऊपर हमले हो रहे हैं उनका क्या, क्योंकि ये तो पहले ही पार्ट था ना डिस्कशन का कि अमेरिका हिफाजत करेगा मिडिल ईस्ट की। बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रंप लेकर गए हैं मिडिल ईस्ट में। सबसे पहली यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की, जैसे ही राष्ट्रपति बने सबसे पहली यात्रा में आप सऊदी आए, यह सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंट करने के लिए कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। आज उन्हें मरता छोड़ गए। जिन्होंने कोई ग्लास नहीं तोड़ा उनकी कुटाई हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि सऊदी की तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं ना, उसने तो ईरान पर गोला भी नहीं दागा। इतना ही नहीं, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने अमेरिकी एयर बेसेस से भी ईरान पर हमला नहीं किया, फिर भी इनको निशाना बनाया जा रहा है। अल्टीमेटली साजिश है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यह बनकर आ रहा है सोशल मीडिया पर, सऊदी के लोगों के द्वारा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह से निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को मरता छोड़ इजराइल को बचाने चला गया है। इजराइल जिसने ये पूरा हमला लीड किया, इजराइल जहां से हमले हो रहे हैं, अब इंटरेस्टिंग पार्ट सोचिए, एक तरफ उसने ईरान में एम्बुश लगा रखा है, वहीं वो लेबनान में भी हमले कर रहा है। इजराइल ने दोनों तरफ मोर्चे खोल रखे हैं और अमेरिका उसकी हिफाजत के लिए अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लगाकर खड़ा है। यहां पर बहुत से सवालों में सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों को मरने के लिए छोड़ दिया है, इजराइल की हिफाजत में चला गया है, हो क्या रहा है। और ऐसे में आज जब सुबह सुबह यह सुर्खी आ जाए कि अमेरिका के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं कि जो भी अमेरिकी इन मिडिल ईस्ट देशों में हैं सबकी सब वहां से छोड़कर निकलने, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई है कि जंगल में आग लग गई है, तुरंत भागो। अब इस स्थिति को समझने की कोशिशें आज हम लोग कर रहे हैं। हेडलाइंस बन रही हैं, यूएस एम्बेसी ईरान रियाद में हिट होती है और यूएस अपने सिटीजन से कहता है इमीडिएटली छोड़ करके निकल लो। इसका मतलब ईरान अभी और भयानक हो सकता है। वाइसे वर्सा अमेरिका ईरान पर अभी और भयानक हमले कर सकता है, जिसके बदले में भयंकर नुकसान मिडिल ईस्ट का हो सकता है। बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट तो युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अमेरिका ने दूसरा यूक्रेन मिडिल ईस्ट को क्यों बना दिया, उन जीसीसी कंट्रीज को यूक्रेन क्यों बना दिया जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, वो केवल डिफेंड कर सकते हैं लेकिन हमला नहीं कर सकते। ये कौन सी रणनीति अमेरिका बना रहा है जिसमें इन देशों के अंदर बैठी की अमेरिकी सेनाएं इनकी हिफाजत भी नहीं कर पा रही हैं
और लगातार नुकसान पर नुकसान पहुंचाए जा रही हैं। बढ़ेंगे इससे आगे, लेकिन फिर से मैं सवाल जिसका आज हम जवाब तलाश रहे हैं कि यह लड़ाई ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की है या फिर ईरान वर्सेस बाकी देशों की। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हमला करने वाला इजराइल, करवाने वाला अमेरिका, जिस पर हुआ उसका नाम ईरान। फिर बाकी देश क्यों लपेटे में आए? भारत ने सऊदी से बात कर ली हो, भारत ने ओमान से बात कर ली हो, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन सब पर हमले क्यों हो रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं किए ना। इन्होंने एक गलती करी कि ये अमेरिका के एयर बेसेस अपने देश में बना के रखते हैं, अमेरिका की सेना यहां पर है, लेकिन उन सेना ने ईरान पर एक गोली भी नहीं दागी, फिर भी इनका नुकसान हो रहा है। बड़ा सवाल बनता है। और आपको याद होगा पिछली बार जब ईरान इजराइल युद्ध हुआ था, कुछ दिनों तक, लगभग 12 दिन के बीच का जो मामला था, उसके बाद में अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। लगभग सारी प्लानिंग हो गई थी, हमने उस पर काफी सारे सेशंस आपके चैनल पर किए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ट्रंप रुक गए थे। आज जब आप हमले होते सुन रहे हैं, जनवरी की बात है, उस समय यह लगभग तय हो गया था कि अमेरिका कल हमला कर सकता है या आज हमला कर सकता है। एडवाइजरी तक जारी हो गई थी और हमने आपसे यह कह दिया था कि भाई ईरान के अंदर तैयारियां हो चुकी हैं, हमला हो सकता है। जिस समय यह हुआ तो ऐसी स्थिति में समटाइम्स हमारे प्रिडिक्शंस जब आपके सामने होते हैं, कल हमला हो रहा है और अचानक ट्रंप रुक जा रहा है। अब ट्रंप रुक गए तो हमने कहा भाई डर क्यों गए? तो जानकारी निकल कर आई कि सारे के सारे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जीसीसी कंट्रीज समेत इजराइल, ये सब पहुंचते हैं अमेरिका के पास कि सर देखो, आप ईरान पर हमला करोगे, आपके हमले से ये बदला लेने हम पर आएगा, क्योंकि आप हमारे एयर बेस से ईरान पर हमला करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप हमारे यहां से हमला ना करें। तो इन लोगों ने अपने आप को सुरक्षित किया। इजराइल भी कहने गया था कि देखो सर, आप हमला करवाओगे, मेरे पास में अपनी सुरक्षा के लिए तो सारा जुगाड़ है, लेकिन सारे मिडिल ईस्ट के देशों को एक बार में मुझे निशाना बनाना है, मुझे थोड़ा ज्यादा असला चाहिए होगा। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, मैं आपकी भी व्यवस्था करता हूं। दोनों के कहे अनुसार अमेरिका ने दोनों की सुविधा अनुसार काम किए। क्या क्या किया? इन देशों के लिए तो इन्होंने इलाज किया कि तुम्हारे यहां के सारे सारे एयरबेस मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, जब इस्तेमाल नहीं होंगे तो तुम पर हमला नहीं होगा। दूसरा, इजराइल से कहा कि तुम्हारे पास तो वैसे भी खूब असला है मारने के लिए, फिर भी मैं तुम्हारे पास अपना आर-4 नाम से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर 75 अमेरिकी फाइटर जेट खड़े हो सकते हैं, वो ले जाकर तुम्हारे पानी में हाइफा के पास खड़ा कर दूंगा, ताकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी नजर उठाए तो वो सीधा की सीधा उठा करके उनको हवा में ही शहीद कर दे। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कहानी रची जा रही थी, तब मिडिल ईस्ट के देशों ने कहा लेकिन सर फिर आप गोला कहां से चलाएंगे? तो बोले अपन ने डियागो गार्सिया लिया हुआ है इंडियन ओशियन के अंदर। ये बात पता चली ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने कही कि सर सुनिएगा, डियागो गार्सिया मैंने आपको रेंट पर दिया है, आप उस जगह का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने में नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि यार ये तो गजब मामला फैल गया, मैं हमला करने क्या निकल रहा हूं, सब लोग पीछे हट जा रहे हैं। फिर अमेरिका ने एक और रास्ता अपनाया और अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी, जो ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ है, यहां भेजा, जिसका नाम आप लोगों ने अब्राहम लिंकन सुना है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया। स्ट्रेटजी में थोड़ा सुधार हुआ। इस बीच में ट्रंप पीछे हटे और उन्होंने कहा कि जो लोगों को वो मार रहे थे ना, उनको मारना उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट गया हूं। ये सारी जानकारी मैंने अपने सेशंस में आपको सिलसिलेवार तरीके से दी है, इसकी स्क्रीनशॉट्स भी लगी हैं और मैंने आपको बताया है कि गल्फ नेशंस को डर क्या था, इजराइल को डर क्या था, और सब ट्रंप खुद बोले थे कि मैं पीछे हट गया हूं, मैं अभी हमला नहीं करूंगा। सारी बातें हो गई। महीना भर निकला, सब तरफ से अमेरिका ने तैयारियां पूरी कर ली, सबको विश्वास में ले लिया कि देखो तुम्हारे मिडिल ईस्ट के एयर बेसिस को यूज नहीं कर रहा, पानी में अब्राहम लिंकन इधर भेज दिया, उधर की तरफ से मैंने आर-4 भेज दिया, अपनी तरफ से ब्रिटेन भले ही मना कर दिया हो, मैं इजराइल से हमला और जॉर्डन से हमला करने की तैयारी में हूं। हो गई तैयारी, ट्रंप ने हमले का आदेश दिया। ये पानी में खड़े हुए पानी के जहाज दिखाई दे गए, अब्राहम लिंकन आ गया, यूएस ने अपना हाइफा के पास आर-4 गेराल्ड आर-4 भेज दिया, सब तैयारियां हो गई। इन लोगों को लगा कि अब तो हमारे ऊपर से संकट के बादल हट गए, ठीक है। लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा सवाल यह था कि जहां अमेरिका ने पिछली बार यहां से मिडिल ईस्ट से अपने सैनिक हटा दिए थे कि चलो मेरे सैनिक नहीं रहेंगे तो हमला भी नहीं होगा, अमेरिका इस बार क्या चीटिंग किया, अपने सेना को अभी तक उसने इन एयर बेसेस पर बचा के रखा हुआ है। अमेरिका ने अपने बेसिस पर से हमला भले ही ना किया हो, सैनिक वहीं बैठे हैं। तो यह बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि सर यहां से गोला नहीं आएगा, लेकिन दुश्मन वहीं है। तो ईरान को तो इजी टारगेट दिख रहा है। ईरान को जो इजी टारगेट है, यह कहीं अमेरिका की उकसावे की कार्रवाई तो नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि उन सैनिकों को देखते ही, जैसे ही ईरान इन देशों में गोला फेंकता है, ये देश बोलते हैं कि आपने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन क्यों किया, आप हमारे क्षेत्र में गोला क्यों फेंक दिए, आपको अच्छा, ईरान बोलता है मैं तो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहा हूं, तुम इनको भगा क्यों नहीं रहे। तो बोले साहब मेरे देश में मैं किसको बिठाऊं, ये मेरी मर्जी। तो ईरान ने कहा मेरा दुश्मन दुनिया में जहां भी हो उसे मारना मेरी मर्जी। तो भाई साहब यहां ईगो फाइट चल रही है। अमेरिका का क्या फायदा? अमेरिका जानता है कि एक बार ये आपस में झगड़ लें, मेरी लड़ाई खत्म हो जानी है। आपस में लड़ लें मतलब, बोले मुसलमानों में तो शिया सुन्नी की लड़ाई लंबे समय से चली आती है। ईरान शियाओं का रिप्रेजेंटेटिव है, सुन्नी अभी चुप बैठे हुए हैं इस डर में कि ईरान से बहुत नुकसान हमारा हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो है ना वो सुन्नियों ने खूब कमा के रख लिया। चाहे आप यूएई उठाकर देख लें, कतर, बहरीन, सऊदी, इनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया क्योंकि इन्होंने अपने यहां पर अमेरिका को पहले से ही आने दिया। तो वर्ल्ड पावर ये इकोनॉमी में बनते चले गए। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि बेटा रुको, तुम्हारा इलाज ढंग से करवाने की तैयारी है। अब इन लोगों को उकसाया जा रहा है, एक बार तुम लोग खुद जो मुझसे इतना F-35 मांगते हो, F-16 मांगते हो, इन सबको यूज तो करो, उठा के क्यों रख रखा है। अमेरिका चाह ये रहा है कि मेरे सैनिकों को देखकर, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि पिंजरे में आपने रोटी बांध के रख दी, बोले चूहा अपने आप आएगा और फंसेगा। यहां पर फंसाने की तैयारी चल रही है कि तुम लोगों के ऊपर आते हुए हमले तुम्हारा एक दिन ईगो हर्ट करेंगे कि हम बदला लेंगे, और हम बदला लेंगे और हम गोली चलाएंगे। हालत ये, कुवैत ने 3 अमेरिकी जहाज मार गिराए। वो ये भूल गया क्योंकि युद्ध करना सीखा ही नहीं इन लोगों ने, ये तो हमेशा शरण में रहे, तो इनके हालात खराब चल रहे हैं। खैर, अमेरिका ने युद्ध को शुरू करवा दिया। उसको तो अनुभव है पूरा दुनिया में कलेश काटने का। अमेरिका बढ़िया मिडिल ईस्ट में अपनी सेना भर के बैठा है, यूज कर नहीं रहा। उन्हें देखकर जैसे ही हमले हो रहे हैं तो सऊदी और जितने भी देश हैं ये परेशान हो रहे हैं कि यार हमने तो गलत ही अपने घर में किसी आदमी को शरण दे दी, हमारे ऊपर हमले चल रहे हैं। अमेरिका क्या इंतजार कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल है। ईरान के अटैक समझ में आते हैं, ईरान पर अटैक समझ में आते हैं क्योंकि अमेरिका वर्सेस ईरान चल रहा है। लेकिन जनाब, कुल मिलाकर इजराइल से हमले ईरान पर हुए तो ईरान के बदले की कार्रवाई में इजराइल में अभी तक 10 लोगों का मरना रिपोर्ट हुआ है, जिसने युद्ध में भाग लिया है। विधिवत रूप से खमनेई को टारगेट यहां से किया गया है, लेकिन जिन्होंने पत्थर तक नहीं फेंका उनके 10 लोग क्यों मर गए, उनके लगभग कम से कम 150 लोग घायल क्यों हो गए, यह बड़ा सवाल बनकर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति जो आप देख रहे हैं, आप कहेंगे सर क्या ही फर्क पड़ गया, 10 ही तो मरे। मुद्दा यह नहीं है। जब कतर में केवल एक जहाज, एक गोला आकर गिरा था हमास के लीडर पर, कतर ने पूरी दुनिया को, ओआईसी को इकट्ठा कर लिया था। आप इस बात की गहराई को समझें, आज उस कतर में 16 लोग घायल हो गए। आप सोचिए कि जब इजराइल ने आज से 2 महीने पहले हमास के एक लीडर को यहां दोहा में टारगेट किया था ना, तो कतर ने मुस्लिम वर्ल्ड को एक कर दिया था। ओआईसी के सारे देशों को लेकर अमेरिका पहुंच गया था कि सर इजराइल की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोला चलाने की, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेतन्याहू को कतर से सॉरी बोलना पड़ा था। क्या आपको लगता है नेतन्याहू सॉरी बोल करके चुप रह जाएंगे? भाई साहब, ये पूरा खेला नेतन्याहू का किया हुआ है। क्या खेला है? असल मायने में वो बदला लेना चाहते थे कतर से बोली उस सॉरी का, कि बेटा तुमको जो मार पड़ी थी ना उस समय, तब तो तुमने हमास को संरक्षण दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें असली में कुटवाएंगे। ये वो वाला दोस्त बना इनका टाइम बीइंग कि हम खेल एक ही तरफ से रहे हैं, लेकिन मेरे को गुस्सा तो तुमसे भी है। समझ रहे हैं आप? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? यूएसएसआर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये एक तरफ थे, सब लोग लड़ रहे थे, इटली, जापान, इनसे। लेकिन उस बीच में भी यूएसएसआर का नुकसान हो ये चाहते थे सारे देश मिलकर के। ये सब चाहते थे कि हां भाई, अमेरिका चाहता था कि सोवियत रूस का नुकसान होना चाहिए, विचारधारा की लड़ाई थी। यहां पर ईरान वर्सेस ये सब हो रखे हैं इनडायरेक्टली। इन लोगों ने हथियार नहीं उठा रखा है, इजराइल उठवा करके मार रहा है, लेकिन जब बदले में इनके गोला पड़ता है ना, तब इजराइल को बड़ी संतुष्टि मिलती है। आप कहेंगे कुछ भी कह रहे हो आप। भाई साहब, ये टकर कार्लसन करके एक अमेरिका के पत्रकार हैं, जिनका 2 दिन पहले जब एक बयान वायरल हुआ था ना, जिसमें उन्होंने एक अमेरिकी दूत का, राजदूत का इंटरव्यू ले लिया था, जिसने बृहद इजराइल की मांग कर दी थी, ग्रेट इजराइल की मांग कर दी थी, कहा था कि इजराइल चाहे तो पूरा क्षेत्र ले ले। वो कार्लसन ने अभी एक रिपोर्ट की है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में अंदर। उन्होंने कहा है कि इजराइल के मोसाद एजेंट कतर और सऊदी के अंदर पकड़े गए हैं, और वो क्या चाह रहे थे कि इनके यहां कोई ब्लास्ट हो जाए और उस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ईरान पर चली जाए। ये तो हालात चल रहे हैं।
इजराइल दोहरी चाल चल रहा है। इजराइल कितने फ्रंट पर खेला खेल रहा है, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि इनकी सत्यता, जो भी गुप्त एजेंट होते हैं, इनकी सत्यता प्रमाणित बहुत लेट होती है, लेकिन जब कार्लसन बोल रहा है, जो इतना फेमस पत्रकार है, तो उसकी बातों को थोड़ा सिग्निफिकेंस में डालते हैं। खैर, सत्यता जो भी हो, मैं तो केवल आपको यह बताने के प्रयास में हूं कि कतर में 16 लोग घायल हुए। जब एक भी घायल नहीं हुआ था, तब उसने सारे देश ओआईसी के 50 से अधिक देशों को समेत पाकिस्तान ले जाके अमेरिका बैठ गया था कि सॉरी बुलवाओ। आज 16 लोग इसके घायल हो गए। किसकी वजह से? ईरान की वजह से। कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ये लोग। और ऐसे में सवाल अमेरिका से कि भाई कब आओगे बचाने के लिए? हमारी इकोनॉमी के हालात खराब हो रहे हैं। देखिए, कतर प्रति व्यक्ति आय में बहुत अमीर देश है। दोहा जिसकी कैपिटल है, उठा करके मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट से अगर आपको कहीं जाना हो, तो आप यूरोप, इंडिया से अगर यूरोप जाने की सोच रहे हैं, इवन अमेरिका, साउथ अमेरिका कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो दो ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, दुबई का और दोहा का। भाई साहब, इन दिनों पूरा ट्रांजिशन रुका पड़ा है, लोग जा नहीं पा रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई है इन देशों की। अर्थव्यवस्था इनकी पर्यटन पर चलती है, अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन पर चलती है, तेल बेचने पर चलती है। सारा चोक पॉइंट हो गया। इजराइल का क्या नुकसान हुआ? इजराइल तो अपना डिफेंस सिस्टम लेकर बैठा हुआ है। ना अर्थव्यवस्था अटक रही, ना तेल बेचना अटक रहा, ना समुद्र अटक रहा। मेडिटेरेनियन सी से जो चल रहा है। और तो और इजराइल की अपनी जो हाइफा रिफाइनरी है, उस पर इस बार कोई टारगेट भी नहीं हुआ। इधर अरामको की रिफाइनरी में आग लगा दी गई। समझो आप, इजराइल की जो अर्थव्यवस्था में मेजर पार्ट फोकस करते हैं, उन पर कोई असर नहीं। बदले में सऊदी का सारा सिस्टम, दुबई और यूएई जो बिल्कुल खास जगह है टूरिज्म के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमिक कैपिटल बनते जा रहे हैं, उनके हालात खराब कर दिए इन्होंने 5 दिन के अंदर। सऊदी की ऑयल रिफाइनरी ताकत है, पर्शियन गल्फ से होकर के तेल निकलकर इंडियन ओशियन में आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद करके बैठ गया। मरा कौन? मरे ये लोग। वो जो धमाल मूवी के अंदर नहीं है, हर बार मैं आगे कैसे आ जाता हूं, ये मिडिल ईस्ट के अंदर यही हो रहा है। ये दोष केवल ये पूछ रहे हैं हर बार हम कैसे आगे आ जा रहे हैं। मार वो रहा है, पिट हम रहे हैं। अब हालात देख रहे हैं। अब इसके पीछे बड़ा सवाल ये है कि कहीं इनकी सोची समझी रणनीति तो नहीं थी कि इनको साथ लेंगे और इनको पिटवाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इन लोगों को ना कि मैं इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, मत दो मान्यता, लो पिटो। अब अमेरिका को साथ लेकर जो हालात किए, इजराइल के अंदर टोटल जो डेथ रिपोर्ट है वो 11 से 12 है। जिन्होंने युद्ध नहीं किया उनके भी 8 लोग मरने की खबर आ रही है। ये बड़ा सवाल है। तो अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में लगा हुआ है और दिखाने के लिए वो ये भी कह रहा है कि मैं इन देशों के अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम लगा के बैठा हूं। लेकिन ऐसा क्या इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका की जो एम्बेसी है रियाद के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई? ऐसा क्या डिफेंस सिस्टम? ये अपने आप में समझदारों के लिए बड़ा सवाल है कि आपने देश की राजधानी के लिए ही डिफेंस सिस्टम लगाए होते हैं। सऊदी अरब की सबसे प्रीशियस चीजें दो ही थी, एक तो उसकी कैपिटल और एक उसका सऊदी अरामको। सबसे सारी अर्थव्यवस्था उसकी उस पर टिकी है। अरामको में आग लगा दी और एम्बेसी के अंदर घुसकर गोला चल गया। तो अमेरिका तुम कर क्या रहे हो भाई? इन लोगों को मरवाने के लिए आए हो क्या? इस युद्ध के अंदर है। एम्बेसी के हालात देख करके लग रहा है कि यहां पे तो बढ़िया हमला हुआ है। तो भाई इसका मतलब इनकी सुरक्षा हो नहीं पा रही है। ये लोग अब अपनी स्थिति में आप देख रहे हैं अरामको के हाल हैं ये। सऊदी की अरामको को हल्के में मत लीजिएगा। टॉप 10 के अंदर रिफाइनरी कैपेसिटी वाइज, कंपनी वाइज, तेल की जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे टॉप कंपनी। वैल्यूएशन इतनी बड़ी है, सऊदी की पूरी वैल्यूएशन में मेजर रोल इसका है। उस सऊदी अरामको के अंदर ये हाल है। सऊदी अरामको 5.5 से 6 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निकालने के लिए जानी जाती है, उसके ये हाल है। इनके हालात खराब हैं और ये लगातार रिपोर्ट यही कर रहे हैं, हमारे इतने मर गए, हमारे इतने मर गए। कोई बात नहीं। तो साहब कुल मिलाकर के एमबीएस के साथ लग रहा है कि धोखा हो गया। ट्रंप इनसे $600 बिलियन पहले ले गए थे और अब भी जब ईरान इनको मारने लग रहा है तो कोई सुरक्षा की बात इनके ऊपर नहीं हो रही है। बस ये बोल रहे हैं कि हमने इतने मिसाइल हमने नाकाम कर दिए। अब देखिए ईरान की तरफ से आई धमकी को समझिए। ये 3 मार्च का खबर है और आईआरजीसी की तरफ से बयान ये है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। अब अमेरिका बोल रहा है नहीं नहीं बंद नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बंद नहीं हुआ है ना, जहाज निकाल के दिखाओ पानी का। यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझ रहे हैं, पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन को जोड़ने वाली जो जगह, जहां से टैंकर जैसे ही बाहर निकल रहा है उसका लेग गोला फेंक दे रहे हैं। उसमें एक इंडियन की मौत हो गई है, इंडियन सेलर की। तो ऐसे में यहां से सऊदी वालों का सवाल खड़ा होता है। एक न्यूज के अंदर बोलने वाला कोई एनालिस्ट है, वो अपनी तरफ से बात बोल रहा है कहीं मीडिया में। वो कह रहा है लग रहा है कि गल्फ कंट्रीज को छोड़ दिया है अमेरिका ने और इजराइल की हिफाजत में आगे चला गया। ये बात प्रूव कैसे होती है? प्रूव ऐसे होती है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी अलर्ट भेज दिया मिडिल ईस्ट के देशों को। और क्या कह दिया? मिडिल ईस्ट में रहने वाले सभी लोगों को, मार्को रूबियो जो इनके विदेश मंत्री हैं वो कहते हुए पाए जाते हैं कि जो भी अमेरिकी इन देशों में हैं वो सब की सब यहां से निकल लें।
भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? पहले तो सुरक्षा के नाम पर आपने इनको गारंटी दी, अब आप इनको ये बोल दे रहे हो निकल लो, और सेना को नहीं बोल रहे हो। मतलब जिसके कारण गोला पड़ रहा है इन पर, उनको नहीं बोल रहे हो, लेकिन आम नागरिक से बोल रहे हो निकल लो यहां से। इसका मतलब तुम फ्यूचर में और ज्यादा जंग कराने की स्थिति में हो। अमेरिका कहीं ना कहीं अब यह मन बना चुका है कि मिडिल ईस्ट को पहले अच्छे से तहस नहस किया जाए, लेवल प्लेइंग बनाया जाए, तब जाकर गाजा के निर्माण में ये सब लोग साथ आएंगे। अभी जो आ नहीं रहे हैं ना, इनको पता चलेगा अमेरिका का असली व्यापार क्या है, डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट और वेपन बेचना। जब तक इनकी ढंग से कुटाई नहीं होगी, इनके पास पैसा बहुत है, खर्चा नहीं कर रहे हैं, F-35 खरीदने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा है, तो इनको पहले ढंग से पैसा इनको रियलाइज कराया जाए कि पैसा केवल ऐश के लिए नहीं होता है, खर्चा करो। खर्चे के नाम पर अमेरिका आने वाले समय में इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वेपन बेचेगा, देख लेना। जैसे वहां से मादुरो को जब उठाया था, तो अब अपनी ऑयल कंपनीज को भेज दिया वहां पर कि जाओ अब वेनेजुएला तुम्हारा, ऐसे ही डिफेंस कंपनीज को मिडिल ईस्ट बेचेगा कि जाओ अब मिडिल ईस्ट में माल बेचो। मैंने इनको इतना डरा दिया है। यही इजराइल का मास्टर प्लान था। इजराइल का मास्टर प्लान गाजा में ट्रंप को यह बेचने का था कि सर गाजा में मैं अपने दुश्मन मिटा लेता हूं, आपको नया शहर मिल जाएगा, आप ट्रंप टावर बना के मस्त रहना। यही इजराइल ने अमेरिका को समझाया होगा मिडिल ईस्ट के लिए कि सर मैं इधर मारता हूं, पिटने दो इनको, ये सीधे आपके ग्राहक बन के आएंगे। अमेरिका ने कहा तुम हो मेरे असली मित्र, तो चलो ठीक है खेलो तुम, इनको ग्राहक मिलेगा, आप देख लेना बढ़िया व्यापार होगा। अमेरिका ने पूरी तैयारी करके यहां पे रखी है। इस पर खुद जब इनके विदेश मंत्री का, अमेरिकी विदेश मंत्री का सुबह का बयान आता है, फिर ईरान के विदेश मंत्री निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं तो रूबियो कह ही रहा था आपसे पहले ही, ईरान वाले विदेश मंत्री हैं, हम तो जानते ही थे यूएस इस युद्ध में गलत घुस गया क्योंकि इजराइल ने घुसवा दिया आपको। लेकिन बेचारे ईरान वाले भोले हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इजराइल के साथ में अमेरिका अपने हितों के लिए घुसा है। भोले हैं ना ये, अब क्या करें, कोई बात नहीं। खैर यहां पर इस बयान को, ये कार्लसन का वो बयान है जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था कि लास्ट नाइट कतर एंड सऊदी अरेबिया अथॉरिटी अरेस्टेड मोसाद एजेंट प्लानिंग ऑन कमिटिंग बॉम्बिंग इन दोज कंट्रीज। नाउ दैट्स वियर्ड, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो कतर और सऊदी ने जब मोसाद एजेंट पकड़े हैं, तो क्या यह सवाल अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है कि सऊदी और कतर के अंदर इजराइल क्यों घुसा पड़ा है? भाई युद्ध के समय पर वो क्या आनंद ले रहा है इनको कुटवाने का। तो आल्सन यही पूछ रहे हैं कि इस लड़ाई में इजराइल जो है ना, वो इन सब देशों को, जबकि साथ में लड़ रहे हैं सब ईरान से, फिर भी इनके अंदर बम फुटवाने में लगा है। असली खेला कौन खेल रहा है? इजराइल। इजराइल क्या कर रहा है? अपने उस बेइज्जती का बदला। कौन सी वाली का? जब कतर में इन्होंने गोला फोड़ा था और ये सब पहुंच गए थे अमेरिका के पास कि सर हमको सॉरी बुलवाओ, तो भाई साहब नेतन्याहू ने जब सॉरी बोली थी ना ट्रंप के सामने, वो सॉरी इतनी महंगी पड़ी। ये बिल्कुल ऐसा ना महाभारत सा केस हो रखा है। तो भाई अब यहां पर पूरी तरह से सॉरी का बदला चल रहा है, उसमें खमनेई चले जाते हैं। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल, लेकिन सर खमनेई की मौत जो है ये तो अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। देखिए अमेरिका पिछले 45 सालों में जब चाहता तब खमनेई को टारगेट कर सकते थे, लेकिन अब तक भी बचे रहे। ये ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अमेरिका ने इतनी ज्यादा गुप्त सूचनाएं एकत्रित कर रखी हैं। आप सोचो खमनेई अपने घर में मारे गए हैं, इसका मतलब घर ही आते जाते थे ना, वो सैटेलाइट से दिख रहा है। और हम आज के सेशन में बताएंगे कि तरीका क्या हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि खमनेई को मारने का फैसला लेने में इनको डर क्यों लग रहा था? क्योंकि खमनेई अकेले नहीं है, खमनेई के पीछे पूरी दुनिया है। खमनेई में जितने शिया मतावलंबी हैं वो सब उनको धार्मिक गुरु के रूप में मानते हैं कि धार्मिक लीडर है हमारे। और तो और इन्होंने अपनी खुद की एक पर्सनल फोर्स बना रखी थी, IRGC, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन। वो क्या था? वो फोर्स ईरान के अंदर केवल बनाई खमेनेई के द्वारा खुद के लिए ही गई थी। खुमैनी ने बनाई थी पहले, लेकिन बाद में जो सुप्रीम लीडर होता है उसको सर्व करती है। आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया तो अब वो IRGC जो है ना, वो विदाउट लीडर हो गई है, विदाउट लीडर हो गई है। अभी आपको जानकर एक और मैं ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि खुद ईरान IRGC पर से कंट्रोल खो चुका है। ये जो बदले ले रहा है ना, ये ईरान की सेना नहीं है, IRGC ले रही है। IRGC सेना से अलग है। ईरान में सेना दो भागों में चलती है, एक सेना जो बॉर्डर की रखवाली और इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है, और एक सेना जो इस्लाम की सुरक्षा के लिए है, सुप्रीम लीडर के द्वारा जो शिया धर्म की सुरक्षा है उसके लिए है। अब सुप्रीम लीडर खत्म हो गए तो IRGC विदाउट हेड हो गई,
विदाउट हेड हो गई तो उसके पास में जो पुराने लिखे आदेश हैं वो उनकी पालना में लगी। पुराने लिखे आदेश क्या हैं कि कभी ऐसा हो कि हमारे लीडर पर हमला हो जाए तो क्या करना है, तो बोले दुश्मन को जहां देखो मारना है। अब वो जहां देखो मारना है वाली बात पर निकल गए। तो अब आप देख लो आईआरजीसी ने अपने रिवेंज लेने शुरू किए। मैंने ये सारी जानकारी हाल ही में एक इंटरव्यू में गया था, मैंने वहां पर भी आप लोगों को दी थी कि ये घटना, मतलब इस घटना के होने से एक दिन पहले ही मैंने इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस दिया था पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, हमने जब गए ना तो उनके बाद जनता का जो प्यार है वो अमेरिका का सरदर्द है। अमेरिका पहले से भी जानता था कि उनको खत्म करना, विचारधारा खत्म करना नहीं होगा। आज प्यार और उमड़ उमड़ के निकल के आ रहा है। ईरान में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं इस बात से बिल्कुल निडर होकर के कि गोला मारोगे मार दो, जितना मारोगे हम उतने ज्यादा और आके बाहर आएंगे। तो खमनेई जो है ना, अब सोचो, इस इंटरेस्टिंग बात है, ईरान के खुद मिनिस्टर ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और कहा कि देखो जो ओमान में हमला हुआ ना, ओमान के अंदर ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, वो हमारी चॉइस नहीं थी। तो बोले हैं, करा तो ईरान नहीं था हमला। बोले सर वो हमारी चॉइस नहीं थी, वो असल में आईआरजीसी ने किया था। तो बोले आईआरजीसी और तुम अलग अलग हो क्या? बोले हाँ, आईआरजीसी अब अपने फैसले खुद ले रही है। ये आप इंटरव्यू है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, अरागी नाम है, व्हाट हैपेंड इन ओमान वाज नॉट आवर चॉइस, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड आवर आर्म्ड फोर्सेस टू बी केयरफुल अबाउट टारगेट दे चूज, आवर मिलिट्री यूनिट्स आर नाउ इन फैक्ट इंडिपेंडेंट एंड समवॉट आइसोलेटेड एंड दे आर एक्टिंग बेस्ड ऑन जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम इन एडवांस। बोले जो पहले ही खमनेई जाने से पहले उनको इंस्ट्रक्शंस दे गए थे वो तो अब उसी के हिस्से पे चलते जा रहे हैं। तो भाई साहब, ईरान अपने आप में एक स्पेशल केस बन गया है। जब तक इनके यहां नए सुप्रीम लीडर नहीं आ जाते, वो नया आदेश नहीं दे देते, तब तक आईआरजीसी खुद के फैसले खुद लेगी। और आईआरजीसी में लाखों लोग हैं। अमेरिका आईआरजीसी को आतंकी संगठन मानता है। आईआरजीसी जिसको ईरान अपनी पहचान मानता है, उसको अमेरिका आतंकी संगठन मानता है। और ये अपने धार्मिक लीडर को सुप्रीम कमांडर मानती थी। अब उसके लीडर को आपने खत्म किया है, उसने रास्ता खत्म कर दिया, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लॉक कर दी कि नहीं भाई साहब यहां से नहीं निकलने देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से समझिएगा, ये पूरा पूरा तेल निकालने वाले देश इस पर डिपेंडेंट हैं। अमेरिका कह रहा है नहीं, वो चालू है। चालू है जब तुमसे स्वेज कैनाल के अंदर हूतिये नहीं संभले। यमन ने हमला किया था ना पिछली बार जब इजराइल और ईरान हुआ था, अभी तो यमन वाले एक्टिवेट नहीं हुए, यमन वाले भी तो बदला लेने निकल कर आएंगे। उधर की तरफ से हिजबुल्लाह तैयारी में लग रहा है, ये सब तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में अमेरिका बोलता है कि हमारी एम्बेसी पर तुमने हमला किया है ना, अब देखो हमारा बदला क्या होगा। अब ये एक दूसरे का जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, ये शायद तभी रुकेगा, एक हमला और बड़े हमले से ही रुकता है। तो देखना होगा कि अमेरिका इसमें कितना एक्सट्रीम तक जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है और वो ये, मिडिल ईस्ट में कर काम वही हो रहा है जो इजराइल चाह रहा है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, अभी ताजा अपडेट है, ये ताजा हमला है उसका, लेबनान पर चल रहा है और तेहरान और बेरूत पर चल रहा है। कुल मिलाकर इजराइल ने अमेरिका का नाम लेकर बढ़िया अपना काम सिद्ध किया हुआ है। आप लोग इसे कैसे लेते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके सामने अपने आप स्क्रीन पर दिखने लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं होता, केवल क्लिक करना होता है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। फिलहाल